जॉन्गकुक अपने अंकल से प्रेगनेंसी वाली बात कहकर शर्म से आंखें नीचे की तरफ झुका लिया था, क्योंकि अब इस सच को कहने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने अंकल के नज़रों से नज़रें मिला सके। मिस्टर वांग को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मिस्टर वांग फिर से श्योर होने के लिए जॉन्गकुक से दोबारा पूछता है। मिस्टर वांग नरमी से पूछता है, महेशान, अभी अभी तुमने क्या कहा मुझसे? कहीं तुम प्रेगनेंसी की बात तो नहीं कर रहे थे ना? हाँ, ऐसे ही होगा। मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ, इसलिए मेरे इन बूढ़े कानों ने गलत सुन लिया होगा। तुमने ऐसा नहीं कहा होगा। मिस्टर वांग मन ही मन गॉड से प्रे करने लगता है, ये बात झूठ हो। ज़रूर मुझसे सुनने में गलती हो गई है। मिस्टर वांग के हाथ अपने दोनों घुटनों पर थे और उनके हाथ हल्का काँप रहे थे। मिस्टर वांग की आंखें जॉन्गकुक के जवाब के इंतज़ार में उसके चेहरे पर ही फिक्स हो गया था। जॉन्गकुक थोड़ी देर चुप रहने के बाद सिर ऊपर की तरफ उठाकर मिस्टर वांग की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहता है, अंकल, कुछ ही दिनों में मेरे गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बेबी आने वाला है। मिस्टर वांग के हाथ अपने घुटनों पर और ज़्यादा कस जाता है। मिस्टर वांग डिसबिलीफ से अपने सन की तरफ हैरानी से उसे सिर से लेकर पैरों तक घूरने लगता है। जॉन्गकुक एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखकर प्यार से सहलाते हुए कहता है, हाँ, ये सच है। मैं ड्यूक किम तैयांग के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर वांग सिर पकड़कर बैठ जाता है। जॉन्गकुक मिस्टर वांग की चुप्पी को देखकर अपना हाथ अपने अंकल के हाथ के ऊपर रखकर कहता है, अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मिस्टर वांग साइलेंस तोड़कर कहता है, तुम इस बेबी को रखना चाहते हो? जॉन्गकुक धीरे से सिर हिलाने लगता है। मिस्टर वांग कहता है, नहीं, इस बेबी को जन्म देने के बारे में भूल जाओ। हम इस बेबी को अपने साथ नहीं रख सकते। तुम कल ही मेरे साथ हॉस्पिटल में जाओगे। जॉन्गकुक कहता है, अंकल, अब ये मुमकिन नहीं है। बेबी जन्म लेने का समय आ चुका है। मिस्टर वांग कहता है, कैसे? एक कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्या इस बच्चे के बाप यानी ड्यूक किम तैयांग को इसके बारे में पता है? जॉन्गकुक कहता है, सबसे पहले उससे ही इस बारे में पता चला है। उसी ने मुझे बताया। अंकल, मैं अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं इसे ड्यूक को नहीं देना चाहता। प्लीज़, मैं उसे नहीं दूंगा। मिस्टर वांग कहता है, क्या मेरे नसीब में सिर्फ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना ही लिखा है? ड्यूक इस बच्चे के लिए हमें कहीं भी चैन से जीने नहीं देगा। काफ़ी टाइम के बाद पहली बार जॉन्गकुक के दिल में एक कंफर्टिंग वार्मथ फील होने लगता है उसे, जैसे एक सेफ ब्लैंकेट उसके अराउंड स्प्रेड हो रहा हो। उसे लगने लगा है कि सब ठीक होगा, बस उसे इस बात पे बिलीव करना था। रात और गहरा होता जा रहा था और धीरे धीरे जॉन्गकुक को नींद आने लगता है, जैसे एक वार्म एम्बरेस। अंकल वांग भी जॉन्गकुक को रीएश्योर करने के बाद थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। उसने जॉन्गकुक को यकीन दिलाया कि हाँ, वो इस बच्चे को कुछ नहीं करेगा और जॉन्गकुक इस बच्चे को जन्म दे सकता है। पर जॉन्गकुक थोड़ी देर और जागता है, उस शांति को फील करता है। जॉन्गकुक अपने आप को एक थिक ब्लैंकेट से थोड़ा सा फ्री किया और एक साइड खोलकर अपने अंकल के शोल्डर पर भी रख दिया। दोनों एक ही ब्लैंकेट शेयर कर रहे थे। जॉन्गकुक फिर उनके हाफ एम्ब्रेस में स्नैगल हो गया, अपना फेस उनके नेक के अराउंड रख लेता है। आंखें बंद करते ही मिस्टर वांग को छूकर प्रॉमिस करता है, अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरी वजह से आप कभी परेशान नहीं होंगे। वो रात वो दोनों किसी तरह से गुजार लेता है। जब से लोगों को पता चला था कि आरविश का एक यंग गार्डनर और उसकी फ्रॉस्टर सन मिसिंग है, तब से सब कॉन्फ्यूज थे कि वो कहाँ चले गए हैं अचानक। दूसरी तरफ बटलर अपने छोटे से ऑफिस में अर्जेंटली पहुँचता है। स्कूल गए थे तुम? मार्क अंदर आया और उसका एक्सप्रेशन ग्रीम था। उसने हेड नोट किया और कहा, प्रिंसिपल से बात हुई थी, पर उनको भी जॉन्गकुक के डिसअपेरेंस सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक लगा है। बस इतना पता है कि जॉन्गकुक नेक्स्ट स्कूल ईयर के लिए रिज़ाइन किया है। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। एक अनफॉर्चुनेट है। हसन ने हल्की सी हामिंग की और मिस्टर वांग के रिलेटिव्स
कोई है जहाँ वो जा सकते हैं जॉन्गकुक को लेकर? मार्क ने हेड शेक किया और बोला, नहीं, उसके ब्रदर जो उनका लास्ट लिविंग रिलेटिव था 2 साल पहले गुजर चुका है, और कोई लिस्टेड रिलेटिव भी नहीं है। ये सुनते ही ड्यूक किम तयंग उन दोनों को रात में ही ऑर्डर देता है, फाइंड देम। वो शब्द काम और मोनोटोन वॉइस में बोले गए थे, लेकिन हासन उनकी आंखों में छुपा हुआ थ्रेट क्लियरली देख सकता था। अगर वो अपने टास्क में फेल होते तो सिर्फ उसके थॉट से ही हासन और बटलर के स्पाइन तक शिवर्स गए। कभी कभी तो उसे लगता कि काश उनके मास्टर ओपनली गुस्सा करते, गुस्से में फर्नीचर तोड़ देते, चीज़ें ब्रेक कर देते, क्योंकि उन्हें रिप्लेस करना सिंपल होता। लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ ड्रैगन जैसा गुस्सा वो सबसे ज़्यादा डेंजरस था। ड्यूक ऑफ आर्बिश बाहर से बिल्कुल कूल और अनफेज्ड दिख रहे थे, लेकिन हसन क्लियरली फील कर रहा था कि उनके अंदर कितना कोल्डनेस आ चुका है। मार्क ने होपफुल टोन में पूछा, शायद अब वो काम डाउन हो गए हैं, शायद उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन उसके जवाब से पहले बटलर्स ऑफिस में बेल फिर से रिंग होता है। ड्यूक उन दोनों को फिर से अपने केबिन में बुला रहे थे। अगली सुबह जैसे रूटीन था वैसे ही तयंग उठ जाता है। जॉन्गकुक के डिसअपेयर होने के बाद भी उनका रूटीन बिल्कुल सेम रहा। एक पिक्चर परफेक्ट ड्यूक की तरह सुबह जल्दी उठना, न्यूज़पेपर पढ़ना, एक्सपर्टली कुक्ड ब्रेकफास्ट लेना, फिर तुरंत काम में लग जाना। दिन भर वो रिपोर्ट्स रिसीव करते, बिजनेस पार्टनर से मिलता है, डायरेक्टर के कॉन्सर्न सुनता है और उन्हें एक्सपर्ट सॉल्यूशन भी देता है। आफ्टरनून मीटिंग्स में भी तयंग टाइम पे अटेंड करता है और अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें फिनिश भी करता है। बॉर्डर डिस्प्यूट के मीटिंग भी अटेंड किया, पर उनके लिए सब ट्राइवल था, बिल्कुल मीनिंगलेस। वो क्वाइटली चकल करते हुए उन सबको पैथेटिक समझ रहे थे। उनके लाफ काफ़ी रूट और सडन था, जिसने मीटिंग की आर्गुमेंट्स को अचानक कट कर दिया। सब लोग कंफ्यूज्ड, ऑफेंडेड और शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे, लेकिन तयंग कामली स्माइल के साथ कहता है, आई एपोलोजाइज, प्लीज़ कंटिन्यू। सब ने एक दो लास्ट ग्लांस दिए और फिर अपनी बात रिज्यूम कर दिया। तयंग ने दोनों साइड के बीच बैलेंस बनाकर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंचा दिया। सॉल्यूशन पहले से ही उनके सामने था, पर वो अपने एजेंडर्स में इतने ब्लाइंड थे कि देख नहीं पाए। एक्चुअली ये एक फैमिली बिजनेस था जो कि रैपिडली आगे बढ़ता गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनके मैनेजमेंट मेथड्स अपने ओरिजिनल सिस्टम से डिवाइडेड होने लगे। यही मिसमैनेजमेंट और इनकॉन्सिस्टेंसीज का रीज़न था। तयंग ने उन्हें करेक्ट और इफ़ेक्टिव सिस्टम की तरफ डायरेक्ट किया। बाद में वो एक डिनर मीटिंग अटेंड करता है। फैमिलियर फेस के बीच में रहना तयंग के लिए रिलैक्सिंग था, और डिनर मीटिंग में तयंग अपने यूजुअल रोल में स्लिप कर गया, एक लीड कॉन्वर्सेशन लिस्ट के रूप में। रात ज़्यादा मेमोरेबल नहीं था, वैसे भी ऐसे बहुत सी रातें उसने ऑलरेडी स्पेंड की थी। उसके लिए ये बस एक और इजी और बोरिंग डे था, बिल्कुल क्वाइट और परफेक्ट। बटलर हसन डीपली तयंग के तरफ सिर झुकाकर कहता है, हम बहुत सॉरी है माय लॉर्ड। ड्यूक को याद आया कि उसने बटलर को उनके रिसेंट प्रोग्रेस के लिए बुलाया था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। अभी तक उन्होंने सिर्फ इतना रिपोर्ट दिया था कि वो आधी रात को चले गए हैं, बिना किसी को क्लू के। ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई आउटसाइड कनेक्शन, कुछ भी नहीं जो उन्हें ढूंढने में हेल्प करे। तयंग फायर प्लेस की तरफ देखते हुए काम टोन में कहता है, इम्पॉसिबल है कि कोई बिना ट्रेस के डिसअपेयर हो जाए। उन्होंने शार्पली इंटरप्ट करते हुए ऐड किया, उनके रिलेटिव्स डायरेक्ट लाइन के अलावा भी होते हैं। उसके हॉटेवर मीन्स तुम्हें चाहिए, बस उन्हें ढूंढो। हसन बस अपने मास्टर को देखता रहता है। बाहर से ड्यूक काम देखते थे, लेकिन उनकी जॉलाइन शार्पर हो गई थी, चीक्स ज़्यादा हॉलो लग रहे थे और फ्रेम में एक अनसीन टेंशन थी। इवन एज दी प्रिटेंड रिलैक्सेशन, फाइनली हसन ने बो करके जवाब दिया, एज यू विश माय लॉर्ड,
और क्वाइटली एग्जिट कर गए। तयंग गहरी सांस लेता है और अपने विंग चेयर में और ज़्यादा सिंक कर जाता है। सूट तक चेंज करने की बॉदर नहीं की थी, वैसे भी कंफर्टेबल थे। तभी एक ब्यूटीफुल फेस उनके माइंड में फ्लैश हुआ, तयंग के माइंड में। वो हंसी नहीं रोक पाए और अम्यूज्ड लाफ निकल जाता है उसके मुंह से। वेल प्लेड माई लिटिल बर्ड, आई फील राइट इन योर ट्रैप। तयंग चक्कर करते हुए मैनिकली स्माइल के साथ कहता है। अब सब कुछ क्लियर हो गया था कि वो इतने अनसेटल्ड फील कर रहे थे। ये सब उसी के खेल था। उनकी लिटिल बर्ड हमेशा ट्रिक्स रखती थी अपने स्लीप्स में, पर उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी डियरिंग होगी कि उनसे एस्केप कर जाए। यंग मन ही मन सोचता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा चालाक हो। और याद किया जब जॉन्गकुक तयंग से प्यार मांगा था, कितना क्रेजी बना रहा था वो ड्यूक को। लेकिन अब तयंग सर्टेन थे, मैं उसे जल्दी ढूंढूंगा और देखूंगा भी, और फिर से अपने आर्म्स में रखूंगा। इस बार वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगा, मैं जाने ही नहीं दूंगा। उनकी आंखें धीरे से खुली और एक स्मूथ मोशन में वो खड़ा हो जाता है। अपने कपड़े एक एक करके उतारने लगता है तयंग। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। मेरे लिए सब लोग प्रे करना, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा फीवर है। मैं बहुत मुश्किलों से बैठकर अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ऐसे भी इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।